Hello friends, so welcome to our channel GST की पाठशाला. So in this video we will discuss about direct taxes and the second topic is indirect taxes. तो इसके पहले हमने जो बात की है उसमें हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया है. कुछ टैक्सेस हमने इसमें कवर किए हैं कि ड्यूटी क्या होती है, टैक्स क्या होता है, सेस क्या होता है, टैरिफ्स वगैरह क्या होती हैं, उसका हमने डिस्कशन किया. और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लिस्ट के बारे में डिस्कस किया कि जीएसटी के पहले जो लिस्ट 1 थी, लिस्ट 2 थी, लिस्ट 3 थी, उनमें कैसे स्टेट, कैसे सेंटर, कैसे कंक्यूरेंट लिस्ट्स आती हैं. तो वो सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं. और इसके बाद जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें सबसे पहले आता है डायरेक्ट टैक्सेस. तो डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि मैंने आपको मीनिंग पहले ही समझा दिया था, डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब वो टैक्सेस होते हैं जिनका इम्पैक्ट सीधा किसी पर्सन की पॉकेट पे पड़ता है. मान लो आप एक इंडिविजुअल हो और आप कुछ अर्न करने हो. ठीक है, मान लो आपकी साल की इनकम है 10 लाख, तो उस 10 लाख पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है, वो कैसे निकालोगे? वो इनकम टैक्स के कुछ रेट्स हैं, उन रेट्स को इंप्लीमेंट करोगे अपनी इनकम पे. जो भी टैक्स की अमाउंट निकल के आएगी उसको पे करोगे गवर्नमेंट को. ठीक है, उसके पहले आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, उसमें सारा कुछ दिखाना पड़ेगा, उसके बाद वो टैक्स पे करना पड़ेगा. तो ये सारा प्रोसीजर रहता है डायरेक्ट टैक्स में. तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें कौन कौन से टैक्सेस आ जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा है इनकम टैक्स. इनकम टैक्स, जैसे कि हम सभी को पता है कि हम इनकम पे कुछ टैक्स पे करते हैं, उसी को कहते हैं इनकम टैक्स. चाहे वो एक इंडिविजुअल पे कर रहा है, चाहे वो एक एचयूएफ पे कर रही है, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे कर रही है, चाहे वो एक फर्म है, चाहे वो एक कंपनी है, चाहे वो एक सोसाइटी है, चाहे वो एक ट्रस्ट है, चाहे वो एओपी और बीओआई है. तो कोई भी पर्सन यहाँ पे टैक्स पे करता है वो इनकम टैक्स के अंडर आ जाता है. ठीक है, क्योंकि वो इनकम कमा रहा है, उस इनकम पे एक पर्टिकुलर रेट लगता है, उस रेट को लगा के वो टैक्सेस निकाल के गवर्नमेंट को पे कर रहा है. इसके बाद सेकंड जो हमारा आ जाता है वो है कॉर्पोरेट टैक्स. देखो, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? जो कंपनीज वगैरह हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट मेनली कंपनीज को ही कहा जाता है. जो कंपनीज टैक्स पे करती हैं वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मेनली लिखा भी गया है, द इनकम टैक्स दैट इज चार्ज्ड ऑन द इनकम ऑफ द कंपनीज आल्सो नोन एज द कॉर्पोरेट टैक्स. ठीक है, कितना टैक्सेस होते हैं? दो तरह की कंपनीज होगी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी. डोमेस्टिक 30%, फॉरेन कंपनी 40%, और कुछ और प्रोविजंस भी इस पे लगती हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. इसके बाद हमारे पास आ जाता है एस्टेट टैक्स. तो सर एस्टेट टैक्स क्या हो गया? देखो, आपने रियल एस्टेट के बारे में तो सुना है, तो वही ये टैक्स है. रियल एस्टेट जब भी उसको हम ट्रांसफर करते हैं, रजिस्ट्री पास आउट करते हैं, तो उसके लिए एक टैक्स लगाया जाता है, उसी को कहते हैं एस्टेट टैक्स. उसी को कहते हैं एस्टेट टैक्स. एक तरह का ट्रांसफर फी हम कह सकते हैं. यहाँ पे देखो, व्हेन अ पर्सन डाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर एसेट आर ट्रांसफर टू द अदर पर्सन. एक दूसरे बंदे को वो पास आउट कर दिया जाते हैं. इन सच अ केस द पर्सन गेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर एसेट इज लायबल टू पे द एस्टेट टैक्स. उसको एस्टेट टैक्स पे करना पड़ेगा. ओके. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो, गिफ्ट टैक्स. गिफ्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया? आपको सीधा पता चल रहा है, गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगाया गया. कैसे लगाया गया? आपने कोई गिफ्ट लिया, वो गिफ्ट विदाउट कंसीडरेशन होगा, ये तो पक्का है. आप गिफ्ट लेके कोई रुपया थोड़ी दोगे. ठीक है, वो विदाउट कंसीडरेशन होगा. बट यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर वो गिफ्ट कुछ हिदायतें लगा दी. अगर मान लो वो गिफ्ट 5,000 से ज्यादा है, कुछ प्रोविजंस में अगर उसकी अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो जाती है तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा. तो इस तरह के कुछ टैक्सेस भी हैं जो कि गिफ्ट के ऊपर लगते हैं. तो वो कौन पे करेगा? जिसने गिफ्ट रिसीव किया है. ओके. बट ये अभी जो प्रोविजंस हैं ये अबॉलिश कर दी गई हैं, ये अभी के लिए नहीं है. ओके. तो सिर्फ आपको जस्ट ध्यान में रखना है कि गिफ्ट टैक्स नाम की कोई चीज होती है. आगे है वेल्थ टैक्स. वेल्थ टैक्स, वेल्थ का मतलब होता है पूंजी. पूंजी का मतलब हमारी कितनी वैल्यू है मार्केट में. मान लो आपके पास एक घर है, एक दुकान है, एक कोई फ्लैट अलग से है. ठीक है, आप क्या करते हो? उन सारी की वैल्यू लगा लेते हो. सारी की वैल्यू मान लो आ गई 2 करोड़, तो इसका मतलब आपकी वेल्थ कितनी है? 2 करोड़ की. इसी तरह कोई कंपनी, जैसे कि कोई टाटा, कोई बिरला, कोई अंबानी, ठीक है, ये अपनी वर्थ लगाते हैं कि हमारी कितनी वर्थ है, मतलब अगर हम सारा कुछ आज बेच दें तो कितना पैसा मिल जाएगा. इसी तरह से उस वेल्थ पे एक टैक्स लगाया जाता है. तो ये किन के लिए है? ये रिच पर्सन के लिए है, मोस्ट रिचेस्ट पर्सन के लिए.
जिनके पास बहुत ज्यादा पूंजी है, उनके ऊपर ये क्यों लगाया जाता है? ताकि इक्वालिटी क्रिएट की जा सके, उनसे कुछ पोर्शन गवर्नमेंट ले ले और उसको सोशल वेलफेयर पे लगा दे। आगे है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, आपने अगर कभी स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज किया हो तो वहां पे सिक्योरिटीज की डील की जाती है, चाहे वो इक्विटी, चाहे वो प्रेफरेंस हो, चाहे वो कोई और डेट हो। तो उन सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करते वक्त, मतलब परचेज या सेल करते वक्त, एक पर्टिकुलर टाइप का टैक्स वसूल किया जाता है, उसी को कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। यहाँ पे लिखते हैं, देयर आर मेनी पीपल्स इन द कंट्री हु डील इन द डिफरेंट सिक्योरिटी लाइक शेयर्स through the stock exchange. So the government has introduced the security transaction tax in the country. This tax is charged at the time of the buying and the selling of securities. मतलब दोनों टाइम लगाया जाएगा, चाहे आप बाय कर रहे हो चाहे आप सेल कर रहे हो। ठीक है, तो एक तो बायर पे करेगा, एक सेलर पे करेगा, कुछ अमाउंट तो बायर पे करेगा, कुछ अमाउंट सेलर पे करेगा। तो इस तरह से ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, जिसको कहते हैं एसटीटी। तो अगर आपको ये सारा समझ आ गया, इसके हमने 6 पॉइंट्स किए, 6 पॉइंट्स आपको समझ आ गए तो ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आप पूछ सकते हो ये वाली चीज मुझे समझ नहीं आई। आगे है एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला है इन अकॉर्डेंस विद द कैनन ऑफ इक्विटी। तो हमने पिछले लेक्चर्स में किया है कैनन ऑफ इक्विटी। कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी क्रिएट करना, कोई ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया जाए जिससे इक्वालिटी क्रिएट हो जाए पुअर पीपल्स एंड रिच पीपल्स के बीच में। तो यहाँ पे इक्वालिटी कैसे क्रिएट की गई? मान लो जो रिच हैं उनकी इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे, जिनकी इनकम कम है मतलब वो पुअर है तो वो कम टैक्स पे करेंगे। तो इससे क्या हो गया? इक्वालिटी क्रिएट हो गई। आगे है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है पहले ही हमें चीज का पता है। तो मान लो गवर्नमेंट ने अभी टैक्स के रेट बता दिए कि जी आपके ऊपर 30% लगेगा। ठीक है, फॉरेन कंपनी को कह दिया आपके ऊपर जी 40% लगेगा। मान लो कोई फर्म है, उसको कह दिया जी आपके ऊपर 30% लगेगा। तो अभी उसको पता चल गया ना कि उसके ऊपर कितना परसेंट लगना है। वो क्या करेगा? अपनी इनकम कैलकुलेट करके उस पे ऊपर टैक्स की अमाउंट निकाल लेगा। तो सर्टन हो गया ना। सर्टन का मतलब होता है कि मुझे पता चल गया कि मुझे कितना पे करना है। आगे यहां पे आ गया इकोनॉमिकल ऑफ द लोअर कॉस्ट मैकेनिज्म। देखो इकोनॉमिकल मैकेनिज्म इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्योंकि यहां पे जो कलेक्शन के चार्जेस वगैरह होते हैं वो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो सैलरीड पर्सन वगैरह हैं उनके ऊपर सीधा टीडीएस लगा दिया जाता है। टीडीएस के जरिए उनकी तरफ से जो भी पेमेंट्स वगैरह हैं वो ले ली जाती हैं। तो अगर सीधी पेमेंट्स इसी तरह ले ली जाएंगी, मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे आपके जैसे 1000 इंप्लॉय काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट आपके 1000 इंप्लॉइज से कलेक्शन करना चाहेगी तो डिफिकल्ट है। बट अगर आपका एम्प्लॉयर कहे कि नहीं जी आपको इन 1000 से लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन 1000 से पहले ले लूंगा फिर आपको दे दूंगा, तो वो आसान तरीका होगा। तो उसी को टीडीएस कहते हैं। आपका एम्प्लॉयर पहले काट लेगा फिर वो सीधा गवर्नमेंट को पे कर देगा। आगे रिलेटिवली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब सीधी बात है, इलास्टिक मतलब जिसको हम खींच सकते हैं, इसका हम रेट चेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए ये इलास्टिक है। कंट्रोल इन्फ्लेशन। कंट्रोल इन्फ्लेशन का यहाँ पे मतलब है, मान लो अगर तो आपके पास ज्यादा पैसा है तो इन्फ्लेशन क्रिएट करोगे आप। कैसे क्रिएट करोगे? मान लो किसी ने आपको बोल दिया कि ये 1000 वाली चीज मान लो आपको 1200 की बता दी। ठीक है, आपकी इनकम काफी ज्यादा है या फिर आपको इनकम पीछे से काफी आ रही है, तो आप क्या कहोगे? ठीक है जी 1200 की दे दो। बट अगर आपकी इनकम लिमिटेड हो तो आप बार्गेन करोगे, बार्गेन करके वो चीज 1000 की जगह 900 में लेके आओगे। तो इसी का फर्क पड़ता है। जब गवर्नमेंट को लगता है कि टैक्सेस मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रही है तो वो टैक्सेस के रेट ज्यादा कर देते हैं, उससे आपकी जेब से पैसा निकल जाता है, आपके पास पैसा कम रह जाता है, तो आप इन्फ्लेशन को कम कर देते हो, मतलब आप बार्गेन करना स्टार्ट कर देते हो, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ठीक है, आगे है क्रिएट द पब्लिक कॉन्शियसनेस। तो पब्लिक कॉन्शियस कैसे होगी? अगर मुझे पता है कि मैंने अपनी जेब में से इस बार 10,000 रुपए टैक्स के दिए हैं, ठीक है, तो मैं ध्यान रखूंगा कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, मेरे 10,000 रुपए को वो कैसे यूज कर रही है। देखो मुझे सीधा नहीं पता चलेगा, बट इतना जरूर मैं ध्यान रखूंगा कि कुछ उसने अच्छा किया या नहीं किया, उसने कुछ सड़कें वगैरह बनाई या नहीं बनाई, कुछ स्कूल बनाए या नहीं बनाए। तो इसका मतलब मैं कॉन्शियस हो गया क्योंकि मेरा 10,000 जेब से गया है। आगे पॉइंट है इफेक्ट द सेविंग्स एंड द इन्वेस्टमेंट्स। तो इससे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को सीधा धक्का लगता है। कैसे लगता है? मान लो आपके पास इनकम है 1 लाख की,
उसमें से आप 20,000 तो टैक्स दे देते हो, आपके पास बचा 80,000। 80,000 आपकी या तो सेविंग, उसमें से खर्चे भी होंगे, खर्चे के बाद आपकी सेविंग मान लो 10,000 ही रह जाती है, ठीक है। बट यहीं पे अगर टैक्स ना लगे तो वो 20,000 भी आपकी सेविंग बन जाएगी। तो इसी तरह अगर टैक्सेस लगेंगे, जितने ज़्यादा लगेंगे उतनी सेविंग कम हो जाएगी, जितने कम टैक्सेस लगेंगे उतनी सेविंग ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स के साथ है। आगे आ जाता है इसका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब क्या क्या कमियां हैं इसमें। तो सबसे पहले कमी क्या है, टैक्स एवेजन। लोग चोरी बहुत करते हैं, ये तो आपको भी पता है ना, इंडिया में चलता ही है। तो मेनली सारी पॉपुलेशन का 2 से 3% ही टैक्स पे कर रहा है, बाकी पे ही नहीं कर रहा। तो इसको कहते हैं टैक्स एवेजन, टैक्स की चोरी करना। आगे इम्पैक्ट ऑन द कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, अगर आपके पास पैसा कम होगा तो आप कैपिटल कम फॉर्म कर पाओगे, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाएगी, आपकी सेविंग्स कम होंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी, आप प्रोजेक्ट्स पे कम पैसा लगा पाओगे। तो यही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इम्पैक्ट करता है आपकी कैपिटल फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सेविंग्स कम हो जाती हैं। आर्बिट्ररी रेट ऑफ द टैक्सेशन। आर्बिट्ररी रेट का मतलब होता है कि ये जो रेट्स होते हैं टैक्सेस के, ठीक है, ये रैंडम बेसिस पे पिक किए जाते हैं, इनके पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं होता। मान लो आज मैं 30 का 40% कर रहा हूं, तो ज्यादा बड़ा रीजन नहीं है, मैं रैंडमली बेसिस पे वैसे ही चूज कर रहा हूं, ठीक है। तो इसी तरह से ये चूज किए जाते हैं, इसीलिए इसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता पर्टिकुलर, तो इसीलिए ये इसको डिसएडवांटेज में डाला गया है। आगे इनकन्वीनियंट, तो पक्की बात है इनकन्वीनियंट तो मेरे लिए है। अगर मेरे पास 100 रुपये आ रहा है, उसमें से 20 रुपये गवर्नमेंट लेके जा रही है टैक्स के तौर पे, तो मेरे पास तो 80 बच रहे हैं, तो मेरे लिए इनकन्वीनियंट तो है। आगे इनबैलेंस इन द सेक्टरल टैक्सेशन। सेक्टरल मतलब सोसाइटी के वाइज। सोसाइटी मतलब हमारे पास देखो, हम अगर सेक्टर्स में बांटे तो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं हमारे। तो उन पे अलग अलग टैक्स लग रहा है, या फिर कुछ सेक्टर्स को तो माफ़ कर दिया जा रहा है, कुछ पे काफ़ी ज़्यादा लगाया जा रहा है। तो इसी तरह जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, एग्रीकल्चर को बिल्कुल माफ़ कर दिया, कॉरपोरेट पे हाई टैक्स लगा दिया। आगे है नैरो कवरेज। नैरो कवरेज में वही है, टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 2 से 3% ही पे कर रहा है, तो इसीलिए इसकी नैरो कवरेज है। तो आगे आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं आपको डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसमें एक बर्डन किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो मैं एक रिटेलर हूं, मैंने कस्टमर को कुछ माल बेचा, कस्टमर से जो मैं रुपया ले रहा हूं उसमें से मेरा मूल तो है, मतलब कॉस्ट तो मुझे रिकवरी हो रही है, प्रॉफिट भी मेरा आ रहा है, साथ में मैं टैक्स भी ले रहा हूँ। वो टैक्स की अमाउंट मैं कस्टमर से लेता हूँ और गवर्नमेंट को पे कर देता हूँ, इसमें रिटेलर का तो कुछ नहीं लगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं बर्डन किसी और पर्सन का है, मतलब कस्टमर का है, पे कौन कर रहा है, रिटेलर कर रहा है। तो पेयर कोई और होगा, बर्डन किसी और पे पड़ेगा। इसमें काफी तरह के टैक्सेस आ जाते हैं। सबसे पहला है कस्टम ड्यूटी। देखो, कस्टम ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है। हमने कुछ चीजें इंपोर्ट की, उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगा, कुछ चीजें एक्सपोर्ट की, उस पर भी कस्टम ड्यूटी लगेगा। बट इंपोर्ट वाली को इंपोर्ट ड्यूटी कह देंगे और एक्सपोर्ट वाली को एक्सपोर्ट ड्यूटी कह देंगे, ठीक है। बस नेम में यही डिफरेंस है, थोड़ा सा, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। तो ड्यूटी यहाँ पे लगेगी, ओके। तो ये फुल चैप्टर आपका वैसे आगे आएगा, तो फुल चैप्टर हम कवर करेंगे, उसमें 6-7 चैप्टर्स हैं, मतलब कि टोटल कस्टम में, तो उन सारे को कवर करेंगे, प्रॉपर नोट्स में से मैं आपको करवाऊंगा। आगे है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज पहले लगती थी, किस पे लगती थी, सिर्फ प्रोडक्शन पे लगती थी। अभी क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो जब प्रोडक्शन करते हो तो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। कब लगाई जाती है, जब वो प्रोडक्शन करके वो आपका प्रोडक्ट आपकी इंडस्ट्री से बाहर निकल रहा है, ठीक है, तभी लगाई जाती है, एट दैट पॉइंट, ओके। आगे सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स सर्विसेज पे लगाया जाता है, ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। तो सर्विसेज कौन सी होगी, जैसे टीचिंग एक सर्विस है, और काफी सारी डॉक्टर की प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, एक लॉयर की एक प्रोफेशनल सर्विस है, कोई आपको सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, उसकी एक प्रोफेशनल सर्विस है, एक आर्किटेक्चर, उसकी एक प्रोफेशनल सर्विस है। तो ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो ये क्या करेंगे, सर्विस टैक्स पे करेंगे, ओके। इसके बाद है सेंट्रल सेल टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स जिसको सीएसटी बोला जाता है, ये कब लगता है, जब कोई भी गुड्स, सर्विस की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, जब कोई भी गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाएंगी, क्या होगा, सेल होगा, नॉट ए ट्रांसफर। ट्रांसफर इसमें कवर नहीं होगा, वो मैं बताऊंगा ट्रांसफर क्या होता है। जब सेल होगी, ट्रांसफर नहीं होगा। तो सेल का मतलब जब वो जा रहा है, उसके बदले में कुछ पैसा मिल रहा है,
उसके बदले में कंसिडरेशन मिल रही है, हमने सेल कर दी, ठीक है। तो तभी ये सीएसटी लगेगा। कब लगेगा? जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है, मान लो पंजाब से हरियाणा जा रहा है, पंजाब से महाराष्ट्र जा रहा है, महाराष्ट्र से हरियाणा आ रहा है, तो कहीं भी जा रहा है, ओके। आगे है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट क्या चीज है? जब विद इन अ स्टेट लगता है। वो क्या था? जब वन स्टेट से अनदर स्टेट में जाता है तब लगता है। उसको कौन चार्ज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको कौन चार्ज करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। वैट को कौन चार्ज करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। आगे है जीएसटी, ये हमारा मेन ही है। इसकी डेफिनेशन वगैरह हम आगे सारी कवर करेंगे, यहां पे आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। आगे इसकी आ जाती है एडवांटेज। एडवांटेज में सबसे पहले तो कन्वीनियंस, ठीक है। कन्वीनियंट है क्योंकि इंपोज किया जाना है प्रोडक्शन पे, सेल पे, मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसीलिए ये कन्वीनियंट मेथड है आपका, ठीक है। इसके बाद डिफिकल्ट टू इवेड, इवेड करना मतलब इवेजन करना, चोरी करना काफी मुश्किल है, क्योंकि एक प्रॉपर चेन बनी होती है। होलसेलर के बाद एजेंट के पास आएगा, एजेंट के बाद रिटेलर्स के पास जाएगा या डीलर्स के पास जाएगा, उसके बाद कस्टमर के पास जाएगा। तो एक प्रॉपर चेन है, इसमें से एक बंदा चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें काफी पर्सन इन्वॉल्व है। तो एक बंदा अगर चोरी करेगा तो दूसरा उसको पकड़ लेगा। आगे है वाइड कवरेज। वाइड कवरेज इसीलिए क्योंकि ये गुड्स पे भी लग रहा है, सर्विसेज पे भी लग रहा है, चाहे वो गुड्स कोई भी हो, मैन्युफैक्चरिंग पे भी लग रहा है, इंपोर्ट पे भी लग रहा है, एक्सपोर्ट पे भी लग रहा है, मतलब हर एक चीज को कवर किया जा रहा है, इसलिए इसकी वाइड कवरेज है। आगे इलास्टिक, इलास्टिक का आपको पता ही है, खींच सकते हो, टैक्सेस के रेट वगैरह चेंज कर सकते हो, प्रोविजन चेंज कर सकते हो। इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे काफी असर पड़ता है। कैसे? अगर मान लो इसमें एक एग्जांपल दी गई है, अगर हमको पता है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तंबाकू पे ज्यादा टैक्सेस लगा देगी ताकि प्रोडक्शन कम हो। ज्यादा टैक्सेस से प्राइसेस हाई हो जाएंगे, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, मतलब हर एक पर्सन की परचेज पावर में वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ पर्सन उसको छोड़ देंगे तो प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर देखो, जब भी कोई टैक्स वगैरह कैलकुलेट मतलब कलेक्ट किया जाएगा, तो कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट करेगी क्या? उसका अपनी जेब में तो नहीं डालेगी, उसका सोशल वेलफेयर करेगी। सोशल वेलफेयर कैसे होगा? स्कूल्स वगैरह ओपन करना, हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन करना, कोई ब्रिजेस वगैरह बनाना, आर्किटेक्चर वगैरह का सारा काम, ठीक है, वो सभी किया जाएगा। किनके लिए? पीपल्स के लिए। तो ये सोशल वेलफेयर में इन्वॉल्व रहता है। आगे डिसएडवांटेज आ जाती है हाई कॉस्ट ऑफ द कलेक्शन। कलेक्शन में ज्यादा खर्चा आता है। क्यों आता है? काफी तरह के टैक्सेस हैं, काफी तरह की टीम बिठानी पड़ेगी, वो कलेक्ट करेगी, वो हिसाब रखेगी कितना टैक्स आया कितना गया, मतलब वो सारा कुछ। आगे इंक्रीज इंक्रीज द इनकम इनक्वालिटीज। इनकम इनक्वालिटी इसलिए क्योंकि जब भी कोई बंदा प्रोडक्ट परचेज करता है उसको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो एक गरीब है चाहे वो एक अमीर है, समझ आ गया ना। तो मान लो मेरे पास 100 रुपए है और किसी के पास 10,000 है, तो टैक्स तो उतना ही देना पड़ेगा, टैक्स कम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बर्डन पड़ गया ना, तो इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई। आगे है अफेक्ट्स द कंजप्शन। कंजप्शन पे इफेक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि ये लगने के बाद प्राइसेस हाई हो जाते हैं, तो कई बार कुछ जरूरी चीजें जो होती हैं हमारी, उनके भी प्राइसेस हाई हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, तो वो परचेज पावर से बाहर निकल जाते हैं, तो आम लोग उसको परचेज ही नहीं कर पाते। आगे है लैक ऑफ द सोशल कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इसलिए नहीं है, पहले पॉइंट में जब हमने किया था डायरेक्ट टैक्सेस में, तब उसमें एडवांटेजेस में था कि कॉन्शियसनेस होती है। क्यों? क्योंकि तब हमें पता होता है कि हमारी जेब में से 10,000 चला गया, उसका क्या हुआ वो हम देखते हैं। बट यहाँ पे हमें नहीं पता चलता कि कितना टैक्स है, क्या पे कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमें अगर कोई चीज लगा दी, मान लो दुकानदार ने 70 रुपए की, तो हम जस्ट पे करके आ जाते हैं, हमें नहीं पता उसमें कितना टैक्स है, कितना कॉस्ट है, कितना प्रॉफिट है, तो इसीलिए हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। ओके, तो इसीलिए ये डिसएडवांटेज में आ गया। आगे अनसर्टनिटी, ठीक है, वहीं वहां पे सर्टन था, यहाँ पे कुछ चीजें अनसर्टन है, हमें चीजें नहीं पता चलती। मतलब इससे क्या होता है? डिमांड पे फर्क पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑफर रेदर अनसर्टन, quantity demanded is greatly affect as the price of the product with the imposition of the tax goes up affecting the demand। तो जब जब प्राइस ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि टैक्स ज्यादा हो रहा है, तो उसकी डिमांड कम हो रही है, ठीक है, डिमांड कम होती जा रही है, तो इससे क्या होता है? डिमांड पे फर्क पड़ता है, तो अनसर्टन है। इसके बाद इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी ऑटोमेटिक है, जब टैक्सेस लगेंगे तो टैक्स का पैसा भी उस प्राइस में ऐड हो जाएगा, तो वो ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो सरकार कई बार क्या करती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर देती है।
इन्फ्लेशन को बढ़ाना है तो वो उसको ज्यादा कर देगी, मतलब किसी प्रोडक्ट की प्राइस को हाई करना है तो टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह हमने ये कवर कर लिया, इसमें डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने कवर कर ली। आगे इसका एक डिफरेंस है वो आप अपने आप से पढ़ लेना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं साथ साथ में आपको बता चुका हूं वैसे तो, ठीक है। एक तो हमने स्टार्टिंग में ही किया था, बिल्कुल मैं आपको एक बार दिखा देता हूं यहाँ पे। एक तो हमने ये वाला किया था 1.2 पे है। एक तो जो डिफरेंट टर्म्स थी, टैक्स, ड्यूटी, सेस, सरचार्ज, टैरिफ वगैरह, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेकंड जो चीज है वो है ये वाली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द टैक्सेशन इन इंडिया बिफोर जीएसटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 तरह के लिस्ट्स आ जाती हैं, ये आपको पढ़ लेना है। और ये वाले, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस था आपका, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये वाले आपको कर लेने हैं। स्पेसिफिक एड वैलोरम टैक्सेस, ये आपको कर लेने हैं। और एक प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, ये भी आपको कर लेने हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आप नहीं भी करोगे फिर भी चल जाएगा। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस जस्ट वैसे ही रीड कर लो एक बार, इसको ज्यादा रटो मत, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीएसटी की डेफिनेशन को हम अच्छी तरह से रटेंगे ताकि वो अच्छी तरह से हमें याद हो पाए, क्योंकि सारा सिलेबस हमारा उसी पे बेस्ड है और वो एग्जाम में पूछा भी जाता है इसलिए, ओके। तो ये मेनली आपका सारा जो काम है, मतलब जो पूरा बुक में मटेरियल है, ये थ्योरी मटेरियल है, इसमें प्रैक्टिकल बहुत कम है, ठीक है। तो इसीलिए थ्योरी प्रोस्पेक्टिव ही मैं आपको ये सारा करवाने वाला हूँ। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ प्रैक्टिकल है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, ताकि उसको मैं करवा पाऊँ अलग से वीडियो बना के, ठीक है, उस प्रोस्पेक्टिव से करवा पाऊँ अलग से वीडियो बनवा के। अगर आप ये लेक्चर्स देख रहे हो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखो, आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, उसके चैप्टर्स क्या हैं, उसको पहले देखो, फिर इस वीडियो को देखो, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलेंगे।